तो बेटा आप मेरे लिए ये रिपीट करेंगे। 5वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? और इसमें हमने पहले ये देखा कि किस तरह से आज हम जो है हुकूमत किस तरह से बनाते हैं, और हम आज का तरीका क्या है हुकूमत बनाने का, किस तरह हम अपने ऊपर जो हुकूमत करने वाले हैं उनको हम कैसे इलेक्शन के ज़रिए से हम उनको बनाते हैं, चूज़ करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या यही तरीका था, राजा कैसे बन जाते थे? और ये हम उस ज़माने की बात करते हैं जिसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं या वैदिक एज कहते हैं। और इस वैदिक पीरियड में हमने पीरियड्स के बारे में बिल्कुल थ्रेड एंड बेयर डिस्कशन किया, और मैंने आपको वहाँ पर यह बताया था कि यहाँ पर 1500 BC टू 600 BC लिखा हुआ है। 600 BC, हालांकि जब आप वैदिक एज को अगर आप किसी और तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको 1500 टू 500 BC आपको ये मिलेगा, इसकी जो पीरियड, इसका जो पीरियड है, इसका जो डेट है। तो ये 600 क्यों वहां पर लिखा है? क्योंकि 600 जो है, जो 6th सेंचुरी अप टू 4th सेंचुरी, फिर जब हम जाते हैं तो वहां पर वो चीज जिसको हम जनपद के बाद देखते हैं, जो मैंने कल वैदिक पीरियड में दिखाया आपको कि लेटर वैदिक पीरियड जो है उसको उसके फौरन बाद जो आ जाती है यहाँ पर इंडिया में जो तरीकाकार हुकूमत का आता है, वो आता है महाजनपदास की। किनका? महाजनपदास को। तो महाजनपदास को जब हम पढ़ेंगे तो इंडिया में आपको सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी है कि ये ओलिगैरिक रिपब्लिक्स का एक तरीका था। ओलिगैरिक उसको कहते हैं, ओलिगैरिक रिपब्लिक उसको कहते हैं जहां ग्रुप ऑफ पीपल जो है हुकूमत करते हैं। क्या ये सब 16 जितने भी ये महाजनपदास 16 के आसपास पाए गए, तो क्या इनको हम सबको इस तरह से मानते हैं? नहीं, सभी तो नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वहाँ पर इस तरह की ओलिगार्की जो है वो एक तरह का वो सिस्टम था हुकूमत करने का या बादशाह बनाने का। ये हम देखते हैं इसमें। और इन 16 के 16 जितने भी महाजनपदास थे, इनका मैंने आपके लिए यहाँ मैप जो है वो यहाँ पर बनाया है, और जो आपके नोट्स हैं उनमें भी मैंने इनको जो है अच्छी तरह से लिखा है। पहले हम ये देखेंगे, ऊपर से मैं यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको देखेंगे। इट इज़ कंबोजा, गंधारा, कुरु, पंचाला, कोसाला, फिर है सुरेशना, फिर है मात्स्या, फिर है माला, व्रीजी, काशी, वात्सा, अवंती, चेथिया, मगाधा, अंगा और असाका। ये सारे के सारे जो है ये हमारे पास इनकी अच्छी खासी जो हिस्ट्री है पुराने ज़माने की। हालांकि जब आप अच्छी तरह से आगे चलकर कभी हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ोगी तो उस वक्त आपको इनके बारे में पूरा पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको एक्चुअल जो आपके लेसन में दिया हुआ है, मैं चंद एक बातें जो है इन एंशिएंट रिपब्लिक्स के बारे में वो मैं ज़रूर आपके साथ करूँगा। वो ये है कि इनमें कुछ मोनार्कीज थी और कुछ रिपब्लिक्स थी, जो हमने पहले ही कहा। मोनार्की में ये कि वहां पर जो एक किंग होता था, लेकिन वो भी इलेक्टेड ही होता था, उसको भी लोग ही चुनते थे, और उसके बाद वही हुकूमत करता था, और उसको एक तरह से हम समझते हैं एक अर्ली डेमोक्रेसी की तरह उस किंग को बनाया जाता था, लेकिन होता था वो किंगडम के तरीके से। दूसरे होते थे रिपब्लिक। यहां पर जो इंपॉर्टेंट मसला होता था कि बादशाह जो है उसके पास एक काउंसिल होता था। जिस तरह से हमने सिविक्स में पढ़ा कि सभा और समिति होती है गांव के लेवल पर, इसी तरह की हुकूमत होती थी, जो सभा होती थी या समिति होती थी, कॉमन पीपल उसमें होते थे, तो उस से वो हमेशा मशवरा करता था। चंद एक जगहों पर लिखा है कि साल में 40 मरतबा से भी ज़्यादा वो लोगों से मिलते थे, यानी हर 10 दिन बाद, वो 8-9 दिन बाद, वो हमेशा हफ्ते में एक मरतबा वो आपस में मिलते थे, और उसके बाद अपने मसाइल को डिस्कस करते थे। और ये उनका जो है ये तरीका था हुकूमत करने का। इस वजह से ये काफ़ी ताकतवर थे, इस वजह से इनका जो सिस्टम था वो काफ़ी स्ट्रांग था, और अच्छे खासे तरीके से वो अपना सिस्टम चलाते थे। अगर हम महाभारत को देखेंगे तो शांति पर्व में, वहाँ पर महाभारत में लिखा है, जो 107-108 जो महाभारत का शांति पर्व है, उसके उस चैप्टर में लिखा है कि ये जो रिपब्लिक्स थे गाना कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गाना कहलाते थे, यानी एक तरह की ये रिपब्लिक्स होती थी। और यहां पर लोगों के अंदर, जो मैंने आपको बात बताई कि यहां इनके अंदर यूनिटी बहुत ज्यादा थी,
इनके यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिटी होती थी, और इनको अगर किसी शख्स को इनको कमज़ोर करना होता था या कंट्रोल में करना होता था, तो एक ही तरीका होता था कि इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, यानी इनको आपस में लड़वाया जाए, वरना कोई इनके ऊपर काबिज नहीं हो सकता था। और यही वजह है कि जब हम बुद्धिस्ट किताबों का वो मुताला करते हैं, तो वहाँ पर जो संस्कृत में जो ज़्यादा किताबें लिखी है बुद्धिज़्म पर, वो महायाना बुद्धिज़्म के दो बड़े ग्रोह हैं, एक को महायाना कहते हैं, एक को हीनयाना कहते हैं। तो महायाना बुद्धिज़्म की किताबें जो है वो संस्कृत में लिखी है, और जो हीनयाना है उसकी किताबें पाली ज़बान में लिखी है, जिसको प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत यानी लोकल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ था। तो इनके लिटरेचर से हमें यह पता चलता है कि जो लिच्चाचावी सिटी जो वैशाली की थी, वो ज़बरदस्त मजबूत सिटी थी, और जब वहाँ पर जब उसको हमला किया गया, तो काश अगर मगाधा ने जब उस पर मगाधा के जो बादशाह थे, जब उन्होंने उस पर हमला किया, उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, काश कि ये सिटी जो है इसका फॉल नहीं होता, तो हो सकता है जो ट्रेजेक्ट्री बनती इंडिया की आने वाले दुनिया के लिए, तो डेमोक्रेसी का जन्म यहीं से होना था। जो हम अब कहते हैं कि यूरोप से डेमोक्रेसी आई है, लेकिन हकीकत में असल बात यह है कि अगर हम इंडिया की तारीख को सही अंदाज से पढ़ेंगे, मैं विशाल इंडिया की, अखंड भारत की बात कर रहा हूं, मैं उसी भारत की बात कर रहा हूं जो मैंने पहले आपको बताया पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, तो इट इज नॉट इवन टुडे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बल्कि हमें यह कहने के लिए भी सबूत हमारे पास है, हिस्टोरिक सबूत है कि दिस द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। जब हम महाजनपदाज की वो बात करते हैं, तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई ताकि आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि महाजनपद ये छोटा मोटा मतलब एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बुक से, और यहाँ समझता है कि आदमी समझता है कि ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट है सो फार एज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कंसर्न। किसी को अगर इंडिया की पुरानी हिस्ट्री को, वेदास के वैदिक पीरियड की जो इसके साथ सटीक लगी हुई जो हिस्ट्री है, महाजनपदास को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में नहीं समझ आएगा। और अगर हम इनके बेसिक फीचर्स की बात करेंगे कि इनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़बरदस्त थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, और ये बहुत ज़्यादा इनके पास मोरल्स, यानी जिसको हम कहते हैं कि मोरालिटी बहुत हाई लेवल की थी, और यहाँ पर जिन मॉरल्स को फॉलो किया जाता था उनमें पहले नंबर पर जब हम देखते हैं, जो हम आज के ज़माने के जो हम आइडियाज़ डेमोक्रेसी में देखते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। समझ रहे हैं, यानी इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा इसको रखा गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन जगहों जहाँ संगा हुकूमत करते थे। कौन? संगा या गाना जहाँ हुकूमत करते थे। आगे चलकर आपको ये पूरा पता चल जाएगा। और दूसरा, सेंस ऑफ यूनिटी इनमें बहुत ज़बरदस्त थी। और आज जब हम देखते हैं, जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को प्रियम्बल में दोहराया गया कि हम यूनिटी रखेंगे, हम इंटीग्रिटी रखेंगे, इक्वालिटी रखेंगे। तो उनके पास ये पहले से मौजूद थी, तो हो गया ना, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से ये हुए। और उसके बाद सेंस ऑफ जस्टिस, और यही चीज़ें हम प्रियम्बल में देखते हैं। और उसके बाद इनके यहाँ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था, किसी को भी अपनी राय देने का पूरा इख्तियार था, पूरा हक था। और ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की ज़बरदस्त थी। और यहां तक भी लिखा गया है कि जब हम इसको देखते हैं कि यानी पुराने ज़माने के जो हिस्टोरियंस हैं, जब वो इस पर बात करते हैं, तो उनका मानना था कि वो मेरिट के ऊपर, गवर्नमेंट में जो काम करने वाले लोग वो मेरिट के ऊपर आते थे। एक तरह से जिस तरह हम IAS या KS की एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो जाने वाले बच्चे होते हैं, काफ़ी मेहनत के बाद ही वहाँ जाते हैं। तो इसी तरह से यानी जो समाज का क्रीम होता है, सबसे बेहतरीन ज़हीन लोग जो होते हैं वो यहाँ आते हैं। तो उस ज़माने में भी ये तरीका था कि ज़हीन लोगों को आगे चुना जाता था। और इनके पास मटीरियल प्रॉस्पेरिटी बहुत थी, काफ़ी अच्छे ये खाते पीते थे, ठीक ढंग से ये अपना कारोबार वगैरह चलाते थे। इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त थी। और इसके अलावा अगर हम वीकनेस की बात करें, तो वीकनेस तो हर चीज़ में वीकनेस तो होती ही रहती है। वीकनेस हमेशा इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से होती थी। ये बड़ा मसला था इनके लिए। और पावर जो था वो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था।
क्योंकि किंग के पास बहुत कम इख्तियारात होते थे। ज़्यादातर जो संगा था वो इसमें ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता था। और कोई फॉरेन पॉलिसी, साउंड फॉरेन पॉलिसी जिस तरह आज होती है, इस तरह का नहीं था। हालांकि ऐसा तो नामुमकिन भी है, वैसे भी अगर हम देखेंगे उस ज़माने में इस तरह का पूरी की पूरी तरह से वो होना वो मुमकिन नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ, जब इन्हीं महाजनपदाज में से कुछ जो बादशाह थे जो काफ़ी ज़्यादा, जिनको हम कहते हैं कि एक तरह से पावर हंग्री थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को अपने कंट्रोल में करें, तो उनकी वजह से ये मसाइल पैदा हो गए कि इन पहले रिपब्लिक्स का या पहली ओलिगार्कीज़ का, इनका धीरे 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 फिर अमलगमेशन हुआ बड़े किंगडम्स में, जिनकी हम आगे फिर बात करेंगे। बात समझ आई? तो ये जब हम जनपद के बाद की बात करते हैं, ये तकरीबन आज से 2500 साल पुरानी बात है। और इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं महाजनपदास को देखते हैं जो मैंने आपको दिखाया, जो मैप 4 पर आपके उसमें जिनका हमने पहले ही जिक्र किया। और इनका नाम पढ़ने की अब मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से, अगर आपको फिर से देखना है कि मैंने किस तरह से ये नाम पढ़े, तो आप एक मरतबा फिर इसको वॉच करेंगे और इनको पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर ये महाजनपदा जो थे, इनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी। अब हम देखेंगे ना, मतलब किस तरह से ये थे, जो एक्चुअल हिस्ट्री जो आपकी बुक के हिसाब से जो लिखा है। तो ये फोर्टिफाइड एरिया होता था, यानी दीवारें इसके गिरदा गिर्द होती थी, पूरे जनपद के, महाजनपद के गिर्द होते थे। ह्यूज वॉल्स बनाए जाते थे जो वुड के और ब्रिक और स्टोन के बने हुए थे। और इनको बनाने के बहुत सारे मकासद थे। बादशाह एक मकसद के लिए नहीं बनाता था। प्रॉबेबली दे बिल्ट इट बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। पहली बात यही होती है कि दुश्मन से खतरा होता था। मैंने आपको बताया कि आमतौर पर ये एक दूसरे पर हमला कर देते थे, क्योंकि जो पावर हंग्री पीपल जो होते हैं, या जो किसी इलाके में एक मुतलकुल बादशाह था, तो वो हमेशा कोशिश करता था कि अपने इलाके को और बढ़ाया जाए। लिहाजा उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी, तो आमतौर पर वो क्या बनाते थे? फोर्ट्स बनाते थे। तो दूसरा, यहाँ पर जो बादशाह जो थे, वो अपने आप को पावरफुल और रिच जाहिर करने के लिए भी फोर्ट्स बनाते थे। बड़े फोर्ट का मतलब, जिस तरह आज हम देखते हैं कि बड़े लोग बड़ा घर बनाते हैं, बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और इम्प्रेसिव उसका बाहर से डेकोरेशन करते हैं, तो इसी तरह इन्होंने इम्प्रेसिव हॉल्स बनाए, बड़ी बड़ी सिटीज़, अपनी सिटीज़ के गिर्द। तो इस तरह से वो क्या दिखाना चाहते थे कि हम लोग काफ़ी पावरफुल है। और इस फोर्टिफाइड एरिया को कंट्रोल करना भी आसान था। ये भी किसी बादशाह के दिमाग में था कि अगर मेरे कंट्रोल में कोई एरिया है, तो अगर उसके गिर्द वॉल है, तो इसका मतलब है मैं सेफ हूं और मैं इनको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूं। क्योंकि जनपद में हमने देखा कि वहां जनपद इंपॉर्टेंट था, जना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब जना इंपॉर्टेंट हो गया। आगे चलकर आपको पता चलेगा क्यों जना इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि अब टैक्स की जरूरत पड़ी। किसकी? तो टैक्स कौन देता है? वो जना देता है, जनपद नहीं देगा। तो लैंड तो टैक्स नहीं देगी, लैंड से टैक्स लेना पड़ेगा, उससे तो लोग ले लेंगे। बात समझ आई? और ये पावरफुल बादशाह जो थे, इनको ह्यूज आर्मीज चाहिए थी, बहुत सारी। ये सारी बातें आपको आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो दैट इज वाई कि दे फोर्टिफाइड देयर सिटीज, दे फोर्टिफाइड देयर एरियाज। तो इस तरह से आप वो फोर्टिफाइड वॉल्स के अंदर जो है उन्होंने रहना स्टार्ट किया। अब चूंकि इतने बड़े ह्यूज वॉल्स को बनाने के लिए हम जानते हैं उसके लिए प्लानिंग चाहिए, और उसके लिए हजारों, लाखों अगर नहीं तो हजारों ब्रिक्स चाहिए, बहुत सारे स्टोन चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, बहुत सारे लोग चाहिए इसको। और इनको पॉसिबली वो लोग, वो बच्चे या वो बूढ़े या वो औरतें जो वहाँ उस एरिया में काम जो बसते थे, शायद उनसे एक तरह से उनको ज़बरदस्ती इस काम में झोंका जाता था, उनसे काम लिया जाता था। और इसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए थी। और अब ये जो राजा होते थे, चूंकि मैंने आपको बताया, अब तो वॉल तो बनाया, सिटी तो बनाई, अब सिटी को हिफाजत करनी है, कौन करेगा? राजा कैसे अकेले कैसे करेगा? आर्मी करेगी। तो मेंटेनिंग आर्मी एक मसला बन गया। अब याद रखना, ऊपर से पहले जब वॉल बनाएंगे, पैलेस बनाएंगे, उसमें भी पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा। अब उसकी दिफा के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? आर्मी अगर आप मेंटेन करेंगे तो रेगुलर, आप एक दिन रख के दूसरे दिन उनको ये नहीं कह सकते हैं, जैसे जनपद में होता था, कहीं कोई हमला हुआ तो सारे लोग आ जाते थे और फिर लड़ते थे और फिर अपने अपने घर वापस जाते थे।
जो बच जाता था वो अपने घर जाता था। बात समझ आई? तो लेकिन ये अब वो तरीका नहीं था, अब उनको रेगुलर सोल्जर्स चाहिए। तो रेगुलर सोल्जर्स को क्या चाहिए? रेगुलर सैलरी। तो उनके लिए अब रेगुलर इनकम चाहिए। अब ये पेमेंट जो था उस जमाने में स्टार्ट हुआ किस तरीके से अब इनको पेमेंट करें। अब बादशाहों ने पंच मार्केट कॉइन छापने शुरू कर दिए। यू गॉट इट? देखा हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है। तो अब इन्होंने, और इसकी इलस्ट्रेशन आपको वहां पेज 84 पर भी आपको वहां अपनी बुक पर मिलेगी। तो इसके बारे में हम पांच मार्केट कॉइन्स के बारे में हम चैप्टर 8 में और आगे पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर 8 पर, अभी हम चैप्टर 5 पर है, 2-3 चैप्टर्स, क्योंकि इसके बाद जो है हम श्रमण मूवमेंट के बाद हम आगे जाएंगे, जो हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में जो अगला 6th चैप्टर है उसके पढ़ने के बाद हम सीधे जब हम 7वें और 8वें चैप्टर पर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जो ऋग्वेदा के ज़माने में जो जनपद थे और अब ये महाजनपद जो थे, अब इनके बीच का सबसे बुनियादी फ़र्क मुझे बताए क्या था? यानी ये ह्यूज फोर्ट्स बनाते रेगुलर आर्मी और इसके लिए उनको टैक्स और दैट इज वाई कि जो ही आप नीचे देखोगे ये सवाल यहां पर हिस्ट्री में आपसे पूछा गया है, उसके फौरन बाद टैक्सेस नीचे लिखा गया है ना। तो टैक्सेस की हेडिंग लगाई गई है क्योंकि ये ह्यूज फोर्ट्स बनाते थे, आर्मी मेंटेन करते थे, और आर्मी मेंटेन करने के लिए उनका हिसाब किताब रखने के लिए ऑफिशियल्स भी रिक्वायर थे। तो इस वजह से उनको बहुत सारे रकम की जरूरत पड़ती थी। अब ओकेजनल गिफ्ट जो पुराने जमाने के राजा लेते थे उनसे काम चलने वाला नहीं था। सो इन दैट केस की राजा जो जनपद के राजा थे उन्होंने कभी भी रेगुलर टैक्स की उनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो अब यहां पर महाजनपद के उनको रेगुलर टैक्स की जरूरत पड़ी। हालांकि कुछ जनपद के बारे में भी ये हमें मिलते हैं कि उन्होंने भी स्टार्ट किया था, एक ज़माने में उन्होंने भी स्टार्ट किया था जब एक दूसरे के साथ लड़ना भिड़ना ज़्यादा हो गया था और अखराजात जो है स्टेट को चलाने के लिए, या स्टेट हम इन दैट वेरी प्रिमिटिव सेंस हम इसको लेते हैं, तो उस तरह से उनको भी एक तरह से ये चाहिए होता था। तो उन्होंने भी, अब मसला ये है कि टैक्स लगाए किस पर? टैक्स लगाए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि एग्रेरियन इकॉनमी हुआ करती थी, टू टैक्स ऑन क्रॉप्स था, और ये फार्मर्स ही हमेशा टैक्स जो है सबसे ज्यादा इनसे लिया था, और 1/6 इसको देना पड़ता था। यानी जितना भी निकलेगा उसका छठा हिस्सा जो प्रोड्यूस निकलेगा उसका, और इसका नाम होता था बागा। बाग मीन्स शेयर। आज भी हम कश्मीरी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जब हम मकान को बनाते हैं तो फिर मुख्तलिफ जो हमारे एल्डर्स आते हैं वो कहते हैं कि बाग नहीं किस था वो, यानी हिस्से कैसे किए आपने इसको, पच्चीस बाग नहीं बनना आज, ये कश्मीरी। और आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये अल्फाज किस तरह आपस में मुत्सिल हैं, और आपको ये पता चलेगा कि हमारी तारीख एक तरह की किस तरह से है, समझ रहे हैं? यानी हम तारीख में किस तरह से इस वैदिक पीरियड के साथ मिले हुए हैं। वी आर आर्यंस, इससे बिल्कुल पता चलता है, हमारी लैंग्वेज से पता चलता है। और उसके बाद क्राफ्ट्स पर्सन से टैक्स वसूल किया जाता था, और उस जमाने के क्राफ्ट्स पर जो भी वो कमाते थे तो उनको इन द फॉर्म ऑफ लेबर देना पड़ता था क्राफ्ट्स पर्सन को, यानी वो काम उसके बदले देते थे। यानी जो वो उस इलाके में महफूज होके उनसे जो टैक्स लिया जाता था इस बात पर कि वो अपना काम काज यहाँ अच्छी तरह से अमन से कर सकते हैं, तो अब वो बादशाह के लिए लेबर का काम करते थे जब उसको ज़रूरत पड़ती थी। यानी जो क्राफ्ट जिसमें वो माहिर थे उसी क्राफ्ट की लेबर उनसे ली जाती थी। क्लियर? तो उसके बाद वीवर्स जो होते थे या स्मिथ्स जो होते थे वो अपना जो एवरी मंथ जो था उसका एक दिन बादशाह को देता था। यानी हम अगर क्राफ्ट्स पर्सन की बात करेंगे, यानी इसमें वीवर और स्मिथ ज़्यादा आते हैं। यानी उस ज़माने में जो है टूल मेकिंग काफ़ी, चूँकि हम आयरन एज की तरफ बढ़ रहे थे और ब्रॉन्ज तो पहले से ही हमारे पास था, तो इस वजह से जो इसके स्मिथ्स होते थे, जो एंगर होता है या जो इस तरह से काम करने वाले जो मेटल वर्कर्स होते हैं, तो उनसे महीने में एक दिन या इस तरह से एक्यूरेट तो हम नहीं कह सकते, तो हम इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर महीने एक दिन या हर हफ्ते आपको एक आधा दिन आपको बादशाह के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये वीवर और
क्राफ्ट्स पर्सन में वीवर और स्मिथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अब हर्डर्स जो वहाँ पर थे, इनको भी टैक्स देना पड़ता था। वो एनिमल या एनिमल प्रोड्यूस देते थे। मिसाल के तौर पर बादशाह के लिए इतनी बकरियाँ देनी है, या इतने घोड़े देने हैं, या इतने बैल देने हैं, इतनी गायें देनी है, या इतने भेड़ देने हैं। तो इस तरह से होता था। या जो एनिमल प्रोड्यूस निकलता है, दूध इतना बादशाह के पास पहुँच जाना चाहिए, इतनी जो है दही पहुँचनी चाहिए, इतना मक्खन होना चाहिए, इतना घी होना चाहिए, इतना जितनी भी हम प्रोडक्ट्स उस ज़माने में इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग इसके प्रोडक्ट्स बना सकते थे। या इसके अलावा भी एनिमल प्रोड्यूस होता है, उससे बनी हुई चीज़ें जो है उनको बादशाह तक पहुंचानी पड़ती थी। तो उसके बाद होता था, यानी जो ट्रेड ताजर लोग जो होते थे, जितने भी गुड्स वो इस इलाके में लाते थे, उन पर तिजारत, लाने और ले जाने दोनों पर, उस पर भी टैक्स होता था। हंटर्स गैदरर्स से भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लिए जाते थे। समझ आई बात? यानी मिसाल के तौर पर वहां आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि हंटर गैदरर से क्या क्या लिया जाता था। तो सीधी सी बात है, जो हंटिंग के लिए वो शिकार जो करते थे, तो अगर बादशाह उसका इस्तेमाल करता था तो वो बादशाह को भी बेचते थे। या हंटिंग में सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जंगल से बहुत सारे मेवे जाते, बेरीज लाते थे, हनी लाते थे, हर्ब्स लाते थे, नट्स लाते थे। इनको बादशाह के दरबार में भी इसका एक हिस्सा देना पड़ता था। और अब चूंकि इस जमाने में टैक्स की जरूरत पड़ी, और मैंने बेसिक चीज जो हमने स्टार्ट किया टैक्स को, वो कहां से स्टार्ट हुआ? फार्मर से। तो एग्रीकल्चर में काफी तब्दीली आ गई, क्योंकि बादशाह ज्यादा से ज्यादा टैक्स चाहता था, और ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी हालत चाहिए एग्रीकल्चर की, क्योंकि असल टैक्स तो कहां से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता था असल टैक्स। तो वहां पर दो बड़ी चेंजें, दो बड़ी तब्दीलियां जो है एग्रीकल्चर में आ गई। पहली बात कि अब उन्होंने पुराने जो हल थे, जिसको हम प्लाउशेयर कहते हैं, हल जिससे जमीन जोती जाती है, आपको तो ये पता नहीं है क्योंकि हमारे ज़माने में तो था, अब आपके ज़माने में नहीं है। ये बैल के पीछे लगाया जाता था वो हल, आपको उसमें मिलेगा कहीं पर। आपको अगर आप पुरानी किसी उसमें एल्बम में जाएंगे यूट्यूब पर या नेट पर, तो आपको वो आप देख सकते हैं। यानी इससे आपको अंदाज़ा होगा, जिस तरह आज जो होता है हल जो लगा हुआ होता है ट्रैक्टर के साथ, उसी तरह का एक हल होता था जो लकड़ी का बना हुआ होता था, और उसमें जो फाला होता था अंदर लगा हुआ, जिससे ज़मीन जोती जाती थी। तो इन्होंने अब उसको आयरन का बनाया। किसका? आयरन का बनाया। और इससे जो ज़्यादा क्लेई सॉइल, जो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल को इस अच्छी तरह से अब इसको जूता जा सकता था, और इससे और ज़्यादा अच्छे इलाकों में और ज़्यादा इलाकों में फसल बोई जा सकती थी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, पहले लोग जो है ट्रांसप्लांटिंग जो पैडी का होता है, खासकर जो पैडी की हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, थज का बनन थल रोइंग और थजमानस मजरून, और उसके बाद उसको उस सैपलिंग, उसको सीडलिंग, उसको उठा के हम फिर उसको ज़मीन में लगाते हैं, बोते हैं। तो पहले क्या होता था, वो सीड को ऐसे ही स्कैटर किया जाता था, और जहां पर कोई पौधा उग गया तो उग गया, और जो हिस्सा खाली रह गया तो बीज ज़ाया हो गए तो ज़ाया हो गए, अब कोई इसमें चांस नहीं होता था। लेकिन जब ट्रांसप्लांटिंग का सिस्टम इन्होंने सीखा, तो अब इन्होंने ज़्यादा अच्छी तरह से ये ज़्यादा इलाके को अच्छी तरह से प्लांट किया, और इससे पैदावार बढ़ने में काफ़ी मदद आ गई। सो इंक्रीज प्रोडक्शन वाज दियर, और ज़्यादा प्लांट्स ने सर्वाइव किया। इस तरह से सैपलिंग्स लगाने से ज़्यादा प्लांट्स ने सर्वाइव किया। लेकिन चूंकि ये काम आसान नहीं था, अब सीधे बीज बोना और पहले बीज बोना और फिर सैपलिंग्स लगाना, इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो इट वाज ए बैक ब्रेकिंग वर्क, ये कोई आसान काम नहीं था। लिहाजा स्लेव मेन और वेमेन का इस्तेमाल, जिनको दासा और दासी हमने पहले भी पढ़ा, उनका इस्तेमाल किया जाता था। या वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, जिनके पास लैंड नहीं हुआ करती थी, उनको कामकाराज कहते थे। आज भी हम काम लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो याद रखना कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में काम का लफ्ज़ देखेंगे, काम का मतलब है ज़मीन के साथ काम करना, तो इनको कामकारा कहते थे। क्या कहते थे? कामकारा कहते थे। तो अब इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है तब्दीली आ गई इस सिस्टम में कि प्रोड्यूस ज़्यादा बढ़ गया। तो अब आपसे अगर मैं पूछूंगा कि बादशाहों ने इन तब्दीलियों को क्यों इंट्रोड्यूस किया, ये प्लाउशेयर को क्यों इंट्रोड्यूस किया, या ये इस तरह की जो प्लांटेशन का तरीका जो है, नया सैपलिंग लगाने का तरीका, उन्होंने क्यों इसको बढ़ावा दिया?
ताकि टैक्स ज़्यादा बढ़े, है ना, ये सीधी सी बात है। तो अब हम देखेंगे खास जो यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक ज़बरदस्त किंगडम है इधर, इसको हम मगाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? और आपकी बुक में लिखा है फाइंड मगाधा ऑन पेज मैप 4, ये आपको मगाधा नजर आएगा, है ना। ये मगाधा जो है इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। ये मगाधा जो है इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, सबसे बड़ा जनपद ये एक जमाने में बन गया, अबाउट 200 ईयर्स, यानी तकरीबन 200 साल तक ये रहा, फॉर अबाउट 200 ईयर्स, इसकी काफी ज्यादा। और ये रिवर गंगा और सोन के आसपास का इलाका जो है इसके पास था, मगाधा के पास था। और चूंकि उस जमाने में ये गंगा और सोन का दरिया जो था ट्रांसपोर्ट के एतबार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वाटर सप्लाई के एतबार से और लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी था, इस वजह से ये सारी तीनों चीजें इसके फेवर में गई, तो ये काफी ताकतवर वो बन गया। क्योंकि जिस इलाके में पानी की अच्छी खासी मिकदार हो, आने जाने का के ज़राए अच्छे हों और इसके अलावा वहाँ ज़रख़ेज़ मिट्टी भी हो, पानी बहतात में हो, तो वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा तो बादशाह मजबूत हो जाएगा, आर्मी को पैसा मिलेगा और ज़्यादा आर्मी लगा सकते हैं। इतना ही नहीं है कि अब मगाधा के आसपास फॉरेस्ट्स बहुत पाए जाते थे उस ज़माने में, तो यहाँ पर जंगली एलिफेंट्स रहते थे और लोग इनको कैप्चर करके ट्रेन करते थे आर्मी के लिए। क्या करते थे? ट्रेन करते थे और फॉरेस्ट से वुड को लाया जाता था, उससे बिल्डिंगें बनाई जाती थी, कार्ट्स बनाए जाते थे, चैरियट्स बनाए जाते थे, ये भी आर्मी को बड़े काम की। और आयरन माइन्स भी यहाँ पर खोदी गई क्योंकि जंगलात में आयरन के ओर्स पाए जाते थे। अब आप समझ रहे हैं कि कोई मुल्क क्योंकि रिसोर्सेज से बनता है, तो मगाधा इसलिए काफी ज्यादा, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स यहां पर बनते थे, काफी खतरनाक वेपन्स इनके पास थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उस जमाने का सब कॉन्टिनेंट का सुपर पावर ही बन गया। बात समझ आई? और यहां पर बड़े रूलर्स में से बिंबिसारा और अजातशत्रु, इन्होंने बाकी जनपद तो खत्म नहीं हुए थे, छोटे मोटे जनपद तो अभी थे, उन्होंने बहुत सारे जनपद उसको कंकेयर किया, बहुत सारे। और महापद्मनंदा एक रूलर यहां पर बड़ा रूलर गुजरा है, उसने अपना कंट्रोल जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तक, नॉर्थ वेस्ट जो हम पहले ही देखते हैं, यानी जहां से जनपदों का स्टार्ट हुआ था उसकी तरफ वो बढ़ा, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में इसने काफी इलाके को अपने कंट्रोल में किया था। और इसकी कैपिटल जो शुरू में थी वो राजगीर, जो प्रेजेंट डे बिहार में है, तो ये इसको राजगिरहा कहते थे, वहाँ पहले था बहुत सालों तक, और उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया, जिसको हम लेटर ऑन बड़ा मशहूर एरिया आज भी है जिसको पटना कहते हैं, प्रेजेंट डे बिहार में है पटना, वहाँ शिफ्ट किया। लेकिन उस ज़माने में इसको पाटलिपुत्र कहते थे या पाटलिपुत्र कहते थे। समझ आई बात? तो ये जो है यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर मगाधा का दबदबा रहा। और फिर तकरीबन अगर हम देखेंगे कि 2300 वर्ष पहले एक बादशाह गुजरा है दुनिया में जिसका नाम अलेक्जेंडर सिकंदर या सिकंदर आजम जिसको हम कहते हैं, ये मकदूनिया का था, जिसको मैसेडोनिया कहते हैं, यूरोप मैसेडोनिया से आया था और ये चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को कब्जा कर लूं। और उसने बहुत सारे इलाके को, खासकर इजिप्ट और वेस्ट एशिया में काफ़ी इलाके को अपने कंट्रोल में किया। और जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गया, तो जब वो बीज के उस जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो हम ऋग्वेदिक पीरियड का ज़माना जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ जनपद शुरू हो गए थे, जब वो वहाँ उसके बैंक्स पर पहुँच गए, तो उसकी आर्मी ने उससे कहा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पता है क्यों? उसके आर्मी ने ये सुन रखा था कि जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ ये बड़ा था, माला था, मोसाला था, कोसाला था, यहाँ पर मगाधा था, अंगा था, विजी था, ये सारे एम्पायर्स के बारे में उन्होंने सुना था कि इनके पास जबरदस्त आर्मी है और पेड आर्मी है और इनके पास चैरियट्स है और लार्ज इक्विपमेंट्स हैं, एलिफेंट्स हैं। बात समझ आई? तो उन्होंने यहां आने से इनकार। सारी चीजें जो है हमें पता चलती है कि पुराने जमाने में भी सिकंदर जैसा बादशाह जो है वो इंडिया के इन महाजनपदा से लड़ने से खौफ खा गया। ये कोई छोटी बात
नहीं है। तो अब अगर हम देखेंगे कि वहां पर एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वायर दीज आर्मीज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद के जमाने की आर्मी। अब जब हम देखते हैं ऋग्वेद टाइम्स में जो आर्मी थी, मोस्ट ऑफ द मेन दे टुक पार्ट इन द वॉर एट द टाइम ऑफ द वॉर। समझ आई बात? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और ये रेगुलर सोल्जर्स नहीं होते थे, जनपद के सोल्जर्स या ऋग्वेद के जमाने के सोल्जर रेगुलर सोल्जर नहीं होते थे, बल्कि वो क्या होते थे, वो तो रिक्वायर्ड वक्त पर जब जरूरत पड़ती थी तो जरूरत की चीज। और दूसरी बात, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी, वॉर स्ट्रैटेजी नहीं होती थी। उनके पास वो जो है जो उनको हथियार औजार चाहिए थे, चैरियट्स, एलिफेंट, स्ट्रेंड एलिफेंट्स, उनके पास नहीं होते थे। ये बात समझ आई? यहाँ फुट सोल्जर्स अलग होते थे, चैरियट्स पर होते अलग, और सवार जो घोड़ों पर जाते थे वो अलग होते थे, एलिफेंट्स पर जाने वाले अलग होते थे। तो ये एक तरह से आज के जमाने की आर्मी लगती है। समझ रही है आप? तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये कोई इसका मुकाबला ही नहीं है। यही वजह है कि जो जनपद, जो छोटे मोटे जनपद थे, दे फॉल प्रे टू दीज महाजनपद्स, तो उनका खात्मा हो गया और ये महाजनपदा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और हमने इसी वजह से, मैंने आपको जब जनपद के बारे में मैंने कहा 22 के आसपास जनपद थे, लेकिन जब महाजनपद तो ये 16 इनकी तादाद बन गई। अब एक और भी है मगाधा के बारे में, एक और यहां पर जो ओलिगारी मगाधा, अब आपको पता चल गया, यहां बादशाहों का जिक्र हमने किया तो एक तरह से किंगडम था, क्योंकि हमने यहां देखा किंगडम्स एंड ओलिगार्कीज। तो विजी का हम देखेंगे, अब ये दूसरा जो है विजी को हम देखेंगे। जब मगाधा बहुत पावरफुल बन रही थी तो यहां पर विजी जो था, इसका विथ इट इज कैपिटल एट वैशाली, ये भी बिहार के आसपास है, ये भी बिहार, यानी ये आपस में तकरीबन एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं। अगर आप यहां देखेंगे, यहां मगाधा है, यहां अंगा है, ऊपर यहां वैशाली लिखा हुआ है ना? तो यहां पर वैशाली जो है, ये इट वाज अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गाना और संगा। इसी में गाना और संगा की ये एक अलग तरीके की गवर्नमेंट यहां हुआ करती थी। मगाधा की तरह की गवर्नमेंट यहां बादशाह नहीं था। बात समझ आई? और गाना या संगा जो थे, ये बहुत सारे रूलर्स रूल करने वाले होते थे, यानी एक तरह की एक समिति बनाई गई थी बड़े लोगों की, और इन्हीं के पास सारे पावर्स थे। और ये जो है इनकी तादाद कभी कभी हजारों तक होती थी, और ये पूरे इलाके को कंट्रोल में रखते थे। यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये एक तरह के चीफ्स या सरदार हुआ करते थे, लेकिन इनकी आपस में काफी बनती थी। और इन्हीं को हर एक को राजा यहां कहा जाता था, हर एक अपने अपनी, यानी एक तरह से ये सरदार थे अपने कौम के, लेकिन दे वर्क टुगेदर। और वो एक साथ सारे रिचुअल्स वगैरह जो भी करना होता था मजहबी, वो सारा एक ही तरीके से करते थे। और वो असेंबलीज में बैठते थे, ये सारे के सारे लोग, सारे राजा मिल के बैठते थे। हालांकि टेरिटरी उनकी एक ही होती थी, लेकिन सारे राजा कहलाते थे। फिर वो असेंबली में बैठते थे और डिसाइड करते, यानी एक तरह की पार्लियामेंट होती थी। बात समझ रहे हैं? और वहां डिस्कशन और डिबेट से फैसला लेते थे। तो यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस में मोदी जी ने एक मरतबा यह भी कहा था कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कहा उसने? वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सो जब उनके ऊपर कोई कहीं से भी अटैक होता था तो वो डिस्कशन के बगैर इस थ्रेट से निपटते नहीं थे। पहले वो डिस्कशन करते थे, दिफा तो वहां रखा, लेकिन फिर डिस्कशन करते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे, और उसके बाद और इनके काफी ज्यादा जो कुछ रूल्स का काफी ज्यादा वो पालन करते थे। और यहां पर अगर हम असेंबलीज को देखेंगे, यहां एक लूफोल इसमें यह था कि औरतें इसमें शामिल नहीं होती थी। दासाज और कामकाराज जिनका हमने ऊपर जिक्र किया, उनको इसमें आने की इजाजत नहीं थी, वो असेंबली का हिस्सा नहीं होते थे। और दोनों, जब हम बुद्धा और महावीरा को आगे चलकर पढ़ेंगे, वो दोनों इसी एरिया से ताल्लुक रखने वाले थे, और वो भी गाना और संगा के। वहां हम देखते हैं, ये इनको हम प्रिंसेस कहते हैं, ये इनके आबाओ अजदाद वो हाकिम थे, बादशाह थे। तो क्या वो किसी खास इलाके के ऊपर हुकूमत करते? नहीं, वो इन्हीं संगा के राजा थे, यानी चीफ्स थे। वो चीफ्स के घरों में पैदा हो गए थे। तो ये कंफ्यूजन भी कहीं कहीं पर बच्चों को हो जाता है कि वो कहते हैं कि महावीरा का, यानी जैन, जिसने जैन मत की बुनियाद डाली, तो महावीरा का बाप जो राजा था। इसी तरह हम कहते हैं बुद्धा का बाप जो राजा था। तो नहीं,
बल्कि वो कौन से राजा थे? इन्हीं संगा के राजा थे। बात समझ आई? और वो इन्हीं इलाकों में उन्होंने जो है वो परवरिश पाई। दैट इज वाई कि जब हम उनकी किताबों को देखते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी बातें जो है ह्यूमनिस्टिक मिलती है, क्योंकि ये रिपब्लिकस थे। उन्होंने इसी अंदाज से अपनी जो उनकी परवरिश हुई थी और उनके ख्यालात इस तरह के थे, और उनके ख्यालात दैट इज वाई कि उनके ख्यालात आज भी रिलेवेंट है दुनिया में। और वो इनकी बातें इंसान के उसकी आज़ादी की बात करते हैं, उसकी ओपिनियन की, राय की इज्जत करो, या बाकी जानदार है उनकी इज्जत करो। ये सारी बातें हमें तभी तो मिलती है क्योंकि उन्होंने इस तरह की परवरिश पाई है। उनके इलाके में इस तरह के लोग रहते थे, वहां पर माहौल ऐसा था। तो उनकी जब हम संघास की जब हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो बुद्धिस्ट बुक्स से काफ़ी अच्छा मिलता है, और इनको कंपेयर करना आसान बात नहीं होता था। यहाँ तक कि पावरफुल बादशाहों ने, मगाधा ने काफ़ी ट्राई की और इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक इनको कंट्रोल में नहीं किया जा सका, और तकरीबन आज से 1500 साल तक इनका जो है गाना और संगा जो है ये गुप्ता रूलर्स के जरिए भी कंट्रोल नहीं हुए। बात समझ आई? और फाइनली गुप्ता रूलर्स ने जब इनको कंट्रोल किया, जो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, इसकी तरफ मैंने पहले भी आपको इशारा किया था कि अगर ऐसा ना होता, गुप्ता बादशाहों ने अगर इन संगा को तोड़ा नहीं होता, और अगर वो जंग गुप्ता ने नहीं जीती होती, विजय ने जीती होती, वैशाली ने जीती होती, तो शायद ट्रेजेक्ट्री कुछ और बनती, और हम सब कॉन्टिनेंट को कहते हैं कि दुनिया की डेमोक्रेसी का असल में यहीं पर जन्म हुआ है। बात समझ आई? तो ये अगर हम देखेंगे एक विजी से, अगर हम एक जो दिगानिया का जो फेमस बुद्धिस्ट बुक है, वो आपकी इस बुक में रेफरेंस दिया हुआ है। इसमें बुद्धा के स्पीच के बारे में दिया हुआ है, और ये तकरीबन आज से 2300 साल पहले लिखी गई है। और अजातशत्रु जो है वो चाहता था विजी पर अटैक करना। वो ऊपर जो हमने मगाधा का अजातशत्रु जब पढ़ा तो उसने एक अपने मिनिस्टर को बुद्धा के पास भेजा एडवाइस लेने के लिए, और उसका नाम था वासाकारा। उसका नाम था वासाकारा, कि बुद्धा से पूछा जाए। हालांकि बुद्धा को ये भी महान मानते थे, हालांकि वो विजीस को या वैशाली को पसंद करते थे। तो बुद्धा ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि क्या विजी में असेंबलियां अभी हुआ करती है? किसने पूछा? नहीं, बुद्धा ने। यानी विजी में अगर आप चाहते हैं कि आप उन पर हमला करना चाहते हैं, क्या वो लोग अभी भी अपनी असेंबलीज को बुलाते हैं, अपने मसाइल वहीं पर असेंबली में तय करते हैं? तो उसके बाद उसने जब जवाब दिया, जब जो उसके पास वो मिनिस्टर आया था, वासाकारा ने जवाब दिया कि हाँ ऐसा है कि वो वहाँ पर वैसे ही है। तो उसने कहा कि जब तक वो ये 7 काम करते रहेंगे, कितने काम? 7 काम करते रहेंगे, तब तक अजातशत्रु को कहो कि आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अब देखिए कौन से 7 काम। नंबर 1 यही कि जब तक वो अपनी पब्लिक असेंबलीज को जारी रखेंगे, वहां पर अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक साथ मशवरा करें। यह होगी पहली बात। दूसरी, और जब तक वो किसी भी चैलेंज का सामना एकजुट होके करें, होगी 2 बातें। और जब तक वहां के लोग अपने रूलर्स संगा को फॉलो करेंगे। चौथी बात, जब तक वो अपने एल्डर्स की बातें सुनेंगे, अपने बड़ों की बात मानेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक। और उसके बाद जब तक वहां पर किसी भी औरत के इज्जत पर हाथ नहीं डाला जाएगा, जंगों में उसको फोर्स से कैप्चर नहीं किया जाएगा। यानी ह्यूमन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, ये मानते थे। बात समझ आई? और जब तक चेतियास, जो लोकल श्राइन्स हैं जहां पर मॉक्स बैठते हैं, जब तक लोग उनको मेंटेन रखेंगे, जब तक वहां खुदा का नाम जपा जाएगा। और जब तक वहां जितने भी वाइज सेंट्स हैं उनका रेस्पेक्ट किया जाएगा, और उनको आने जाने पर उनके पाबंदी नहीं होगी। वो जिस इलाके में चाहेंगे लोग उनकी इज्जत करेंगे, हर इलाके में उनको आने जाने की सहूलत मुहैया करेंगे। तो अब अगर ये सारी बातें अगर वहां हो रही हैं तो याद रखो, तब तक आप वहां हमला नहीं कर सकते, वहां जीत नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि यह हाई लेवल की ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी थी। बात समझ आई?
और ये पता चलता है, और ये बुद्धा को भी मालूम था कि वहां क्या क्या हो रहा है। अब बुद्धा को ऐसे ही निर्वाणा नहीं मिला, वह ऐसे ही नहीं चला कि लोगों की सफरिंग उसको हल करने के लिए वो उसका हल ढूंढने के लिए वो यूं ही नहीं जंगल में गया। बात समझ रहे हैं? इसके पीछे हिस्ट्री है, और जब हिस्ट्री को समझा जाता है तब उसकी असल लाइफ को समझने में मदद मिलता है। तो जब हम बीच में किसी चीज को पढ़ते हैं तो ये इस तरह से उस तरह से मदद नहीं देता है। तो अब अगर विजय संघा को हम देखेंगे तो ये महाजनपदा से डिफरेंट था। इसमें बड़ी 3 डिफरेंसेस आपको मिलेंगी। कितनी? 3 डिफरेंस। अगर मैं आपसे बताऊंगा वो लिस्ट बनाइए। पहली डिफरेंस जो है, ये असेंबलीज, पब्लिक असेंबलीज में अपने मसाइल को देखते थे। दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। ये दूसरी बात, और वो मिलते थे, उसके बाद एक साथ एकजुट होके काम करते थे, जो भी करना होता था फैसले के बाद काम करते थे। दूसरी बात, दे फॉलोड द एस्टैब्लिश्ड रूल्स का पालन करते थे। ये नहीं कि जो मेरे मन में आए मैं वही करूंगा। और वो हमेशा एल्डर्स का सपोर्ट करते थे, उनकी बातों को मानते थे। और खास सबसे इंपॉर्टेंट बात, औरतों को बाय फोर्स वो कैप्चर नहीं करते थे, उनकी इज्जत करते थे। यहां मकाम था औरतों का। तो अब चूंकि महाजनपदा तो हुआ, मुझे पता है थोड़ा सा आज लंबा हो गया, लेकिन एल्सवेयर तो हमें जाना है। तो एल्सवेयर हम आज ग्रीस, एथेंस जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की ओलिगार्की थी। अराउंड 2500 years ago, peoples of Athens, they also set up this type form of government। वो उसको डेमोक्रेसी कहते थे, जो आज हम लफ्ज डेमोक्रेसी इस्तेमाल करते हैं। और ये भी तकरीबन 200 साल तक जारी रही। और यहां पर जो भी लोग 30 साल से ऊपर, आज हम 18 साल से ऊपर जाते हैं, तो हमें अपने सिटीजनशिप का राइट टू वोट मिलता है। समझ आई बात? लेकिन यहां पर 30 साल के हर शख्स को, जो मर्द होता था, उसको सिटीजन रिकॉग्नाइज किया जाता था। और उसके बाद वो असेंबलीज में अपने मसाइल तय करते थे। यहां के लोग जो है, ये भी रेगुलरली साल में तकरीबन 40 मरतबा मिलते थे, अपने मशवरों से मसाइल को हल करते थे। और सारे के सारे सिटीजन जो 30 साल से ऊपर होते थे, वो इन मीटिंग्स में जाते थे। और यहां जो अपॉइंटमेंट होती थी, वो लॉटरी के जरिए से, जो बड़े पोस्ट्स की अपॉइंटमेंट होती थी, यानी कौन क्या बनेगा, उसको एक तरह से लॉटरी लगाई जाती थी। वो या चीरी वनंतरावनिश है, तो इससे वो किया जाता था। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ऑल दोज हु वांटेड टू गिव देयर नेम्स, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती थी, फिर लॉटरी लगाई जाती थी, और जो सिलेक्ट होता था लोग उसको मानते थे। और सिटीजन से एक्सपेक्ट ये किया जाता था, वो किसी भी तरह से आर्मी या नेवी में जो भी उनको जरूरत पड़ती थी, जब भी उनको बुलाया जाता था, वो इसमें हिस्सा लेते थे, आर्मी में हिस्सा लेते। यानी यहां रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन सब लोग इस तरह से हथियारबंद होते थे, और जब भी उनकी जरूरत पड़ती थी तो वो यहां पर जाते थे। लेकिन यहां पर भी एक लुच्चा था इसमें, वो ये था कि विमेन वेर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स, औरतों को सिटीजन नहीं समझा जाता था। और जो फॉरेनर्स, जो दूर से आने वाले वहां लोग काम करने के लिए एथेंस आते थे, या क्राफ्ट्स पर्सन्स दूर से आते थे, उनको भी सिटीजनशिप के राइट्स हासिल नहीं थे। और यहां पर एक और मसला यह भी था कि बहुत सारे स्लेव्स भी यहां एथेंस में पाए जाते थे, उनको भी, जो हाउस होल्ड में होते थे या बाहर बाजारों में काम करते थे स्लेव्स, उनको भी सिटीजन ट्रीट नहीं किया जाता था। अब एक सवाल, डू यू थिंक दिस वाज ए ट्रू डेमोक्रेसी? अब जो हमने इस पर डिस्कशन किया, क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी थी? ट्रू डेमोक्रेसी में हर एक को हक होना चाहिए, तो ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं थी। सबसे पहला फॉल्ट इसमें, विमेन को कंसिडर सिटीजन नहीं किया जाता था। फॉरेनर्स जो वहां काम करने के लिए, जो उस सरजमीन को मुख्तलिफ अपने हुनर से मदद करते थे, उनको भी सिटीजनशिप के हुकूक नहीं थे। तो इस तरह से, या स्लेव्स को सिटीजनशिप के हुकूक नहीं थे, तो इस तरह से हम इनको डेमोक्रेसी नहीं मानते। थैंक्स अ लॉट। हालांकि इस पर और भी बात हो सकती थी, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया।